विनोद क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2 कक्षाओं से हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, और इसी के क्रम में हम लोगों ने 2 कक्षाओं में पढ़ा था कि कैसे जो है एक 1453 की घटना, जिसमें तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य के द्वारा इधर पूर्वी रोम, जिसे बैजेंटियन साम्राज्य या बैजेंटाइन साम्राज्य के नाम से हम लोग जानते हैं, कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्की साम्राज्य के उस्मानिया वंश का राज्य स्थापित हो जाता है, तो भारत से जो व्यापारिक संबंध यूरोप का था वह लगभग ठप पड़ जाता है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि यूरोप के 2 देश जो अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है, एक है पुर्तगाल और दूसरा है स्पेन, इन दोनों में एक फोर्स मच जाती है भारत को खोजने की। तो स्थल मार्ग से जो व्यापार अवरुद्ध हो चुका था, इन लोगों ने सोचा कि क्यों न हम लोग महासागर के रास्ते भारत को खोजें, और भारत ही नहीं बल्कि संसार के अन्य जो द्वीप हैं या जो क्षेत्र है, नए नए क्षेत्रों की खोज की जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुर्तगाल इसमें सबसे आगे रहा। उसके जो शासक थे वह निरंतर प्रयास करते रहे, और उनके निरंतर प्रयास का नतीजा जो है ये निकला कि वहां का जो एक शासक था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, उसके द्वारा कई अभियान, खोजी अभियान भेजे जाते हैं। इधर अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे होते हुए सारे अभियान आते हैं, और उन लोगों को हेनरी का साफ निर्देश था कि आप जहां तक पहुंचे वहां तक का नक्शा जो है आप लोग बना करके लाइएगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 1487 ईस्वी में पुर्तगाल का ही एक यात्री था, एक भौगोलिक खोज यात्री, जो कि उन्हीं नक्शों के सहारे अफ्रीका के पश्चिमी तट की तरफ बढ़ता है, और उसके किनारे किनारे होते हुए इधर अफ्रीका के दक्षिणी भाग में दक्षिण अफ्रीका नामक एक देश स्थित है। उसी देश का एक किनारा था, तट था, जिस स्थान पर उसने अपने जहाज को रोका और यहाँ तक वह पहुंच पाया, और इससे आगे वह नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इस जगह पे समुद्री लहरें इतनी तेज थी कि उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की, और उसने इस जगह का नाम रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म, यानी तूफानों का स्थान। तब तूफानों का अंतरिक्ष, जो बाद में चल करके ये केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया। बार्थोलोमेव डियाज यहीं तक सीमित रहा और वापस लौट जाता है अपने देश, लेकिन उसका यह खोज जो है ये आगे आने वाले वास्को डी गामा के लिए बहुत काम आया, क्योंकि वह आसानी से यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ के बाद आप लोगों ने देखा था कि वास्को डी गामा जो है मेडागास्कर और ये अफ्रीका के बीचों बीच होते हुए केन्या, मोजाम्बिक देश पहुंचता है। उसके बाद में उसकी मुलाकात जो होती है एक भारत के गुजराती व्यापारी से, और वह गुजराती व्यापारी जो है उसे कहता है कि मैं कई बार अरब के व्यापारियों के साथ भारत की यात्रा कर चुका हूं, अतः मैं आपके लिए पथ प्रदर्शक का काम करूंगा, मैं आपको भारत पहुंचने में सहायता करूंगा। और इसी तरह एक पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद के रूप में मिल जाता है, और वास्को डी गामा उसकी सहायता से इधर केरल के मालाबार तट, केरल वाला जो तट है उसको क्या बोलते हैं, मालाबार तट, और इधर का जो तट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो मालाबार तट जो कि
केरल का समुद्री तटीय इलाका कहलाता है। इसी के एक बंदरगाह कालीकट नामक स्थान पर वह पहुंचता है और उस कालीकट का जो उस समय शासक था वह एक हिंदू शासक था जिसको जमोरिन कह करके वास्को डी गामा ने संबोधित किया था। और कालीकट जो शहर है केरल का, ये एक बंदरगाह है और वर्तमान में इसको कोझिकोड नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहली बार जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, वहां के शासक से मिला और उसने आग्रह किया कि आप हमें व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें। तो जमोरिन खुश होता है क्योंकि उन दिनों भारत पर व्यापारिक वर्चस्व, व्यापार के मामले में जो प्रभुत्व था वह अरब के व्यापारियों का था पूरे भारत में। तो क्या होता था, पिछले कक्षा में भी हमने बताए थे कि मात्र अरब के व्यापारी ही भारतीय सामान को ले जाते थे और यूरोप के बाजारों में बेचा करते थे। उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई प्रतियोगी नहीं था, जिस कारण वे क्या करते थे कि कम कीमत में भारतीय व्यापारियों से या भारतीय किसानों से सामान खरीद लेते थे। इधर भारतीय व्यापारियों को लगता था कि हमारे सामान का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कारण कि अगर एक ही दुकानदार है, एक ही खरीदने वाला है, तो बेचने वाले जो होते हैं वह उसके आश्रय निर्भर रहते हैं। खरीदने वाला अगर एक है तो वह अपने अनुसार अपने द्वारा जो मूल्य निर्धारित करेगा उसी पर उस सामान को वह व्यापारी या किसान बेचेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो इधर कालीकट का जो राजा था जमोरिन, वह भी खुश होता है और व्यापारियों को भी जब पता चलता है कि यूरोप से कोई व्यापारिक मंडल आया हुआ है, तो उनको खुशी होती है कि चलिए अरबों को कंपटीशन देने के लिए कोई तो आ गया, अब हमारे सामान का उचित मूल्य हमें प्राप्त होगा। तो हाँ, अब क्या करता है वास्को डी गामा, उसने जमोरिन से यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मांगता है, लेकिन जमोरिन जो था उसने इसको अनुमति नहीं दिया, व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दिया। उसने कहा कि आप व्यापार कर सकते हैं। कारण ये था कि अरब के व्यापारियों का वर्चस्व था। जमोरिन यह भी नहीं चाहता था कि अरब के व्यापारियों को नाराज किया जाए। वास्को डी गामा जब यहाँ आया और कुछ दिनों तक यहाँ पर रहा था, कम से कम 2-3 महीने यहाँ रहा, पूरे क्षेत्र का उसने भ्रमण किया और उसने देखा कि अरब के व्यापारियों का प्रभुत्व पूरे भारत में है, हर एक जगह। तो उसने यही सोचा कि अगर भारत से लंबे समय तक व्यापार करना है तो अरब के व्यापारियों का वर्चस्व समाप्त करना होगा, तभी हम लोग लंबे समय तक व्यापार कर सकते हैं। और उसने ये भी देखा कि ये हिंद महासागर है, देखो इसको अरब सागर जो हम लोग बोलते हैं, ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है। अरब सागर में सिर्फ और सिर्फ अरब के जहाजों का ही प्रभुत्व था। तो उसने देखा कि अरब के जो जहाज हैं, जो व्यापारिक जहाज जो सामान को भारत से अरब ले जाते हैं या अरब से भारत की तरफ ले आते हैं, तो इन जहाजों पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। मतलब सिर्फ व्यापार करते थे ये जहाज पर, और क्योंकि उनको डर नहीं था, कोई किसी से उनको डर नहीं था कि कोई हमारे सामान को लूट लेगा या कोई हमारा कंपटीटर इस अरब सागर में मौजूद है। तो इस चीज को उसने मार्क कर लिया था, क्या कि अरब के जो जहाज हैं उन पर सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। और उसने ये सोचा कि अगर हम लोग अरब सागर से अरब के जहाजों को खदेड़ दें हमेशा के लिए, तो ये पूरा हिंद महासागर का एरिया जो है हमारे कब्जे में आ जाएगा और हम लोग जैसे चाहें वैसे व्यापार कर सकते हैं। तो
इतना कुछ जो है उसने सोच भी लिया और यहाँ से ढेर सारा माल जो है वह खरीदता है इधर केरल के इलाके से, और वापस उस माल को लेकर के, देखो वह 3 जहाज लेकर के आया था, तीनों जहाज पर ठूस ठूस करके उसने माल भरा और अपने देश चला गया। कहा जाता है कि अपने देश में जब उन सामानों को वह बेचता है तो आने जाने का खर्च काट करके उसे 60 गुना मुनाफा होता है। कितना? 60 गुना लाभ होता है। 60 गुना जब लाभ होगा किसी को, तो आप समझ सकते हैं, एक हल्ला मच गया पूरे पुर्तगाल में। और पुर्तगाल ही नहीं, लगभग उसका जो पड़ोसी देश था स्पेन, इधर ब्रिटेन, बाकी के जो इधर फ्रांस, सब देशों में, यूरोप के जो देश थे वहां के व्यापारियों को पता लग गया कि भारत से डायरेक्ट रूप से पुर्तगाल का जो नाविक है, यात्री या व्यापारी भी इसको बोलेंगे, कि वह सामान लेकर के आया तो 60 गुना मुनाफा हुआ। इस तरह से प्रथम यात्रा था ये इसका। किसका? वास्को डी गामा का ये प्रथम यात्रा था 1498। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा इसकी प्रथम यात्रा था। वास्को डी गामा के बाद में एक और यात्री आता है, उसका नाम है, ये 1500 में आता है, इसका नाम था पेड्रो अल्बरेज। अल्बरेज, हाँ, पेड्रो अल्बरेज को देखिए, जितना चीज वास्को डी गामा ने अपने प्रथम यात्रा में मार्क किया था, 2 चीजों को उसने मार्क किया। एक कि अरब के लोगों का प्रभुत्व भारत के हर एक क्षेत्र में व्यापार पर है, साथ ही साथ हिंद महासागर का इलाका खाली है, वहां पर केवल अरब के जहाजों का आना जाना होता है और जहाजों पर कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है। तो ये बातें जो है वह जा करके अपने शासक को पुर्तगाल में बताता है कि अगर हम लोगों को भारत से व्यापारिक संबंध लंबे समय तक कायम रखना है तो हमें अरब के व्यापारियों को हमेशा हमेशा के लिए खदेड़ना होगा, भारत के स्थलीय भाग से और अरब सागर के इलाके से भी। और इसी उद्देश्य के लिए भेजा जाता है पेड्रो अल्बरेज को 1500 में। और पेड्रो अल्बरेज जब यहाँ आता है तो वह क्या करता है कि कालीकट आया, यहाँ वह कोचीन के शासक से मिला, कुन्नौर के शासक से मिला, यह कोचीन है, इधर कुन्नौर है ना, और भी शासकों से मिलता है, व्यापारियों से मिलता है, यहाँ के हालात के बारे में वह समझने का प्रयास करता है। तो उसने क्या देखा, जब वह घूम रहा था, विभिन्न शासकों से मिल रहा था, व्यापारियों से मिल रहा था, तो उसने देखा कि यहाँ के जो राजा हैं, जो क्षेत्रीय शासक है, उनकी आपस में बनती नहीं है, वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। और इसके मन में आया कि अगर इसी तरह इन सबको जो है आपस में लड़ा दिया जाए तो उसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है ना। फिर जिस उद्देश्य के लिए इसको भेजा गया था कि अरब सागर से अरब के व्यापारियों का प्रभुत्व समाप्त करना है, तो इस उद्देश्य को लेकर के आया था। और इसके बारे में जान लें, पेड्रो अल्बरेज, देखिए वास्को डी गामा निकला था 3 जहाज लेकर के, लेकिन पेड्रो अल्बरेज जब यहाँ से चलता है तो अपने साथ 13 जहाज लेकर के आया था। और 13 जहाज जो थे वह सब नौसेना से सुसज्जित जहाज थे। नौसेना समझते हैं ना, जो समुद्र में एक सेना पाई जाती है, नौसेना। तो पुर्तगाल में पुनर्जागरण के बाद नौसेना का निरंतर विकास हो रहा था
और पेड्रो अल्ब्रेज जो 13 जहाज लेकर के आया, वह पूरा जहाज जो है 13 जहाज नौसेना से सुसज्जित था, क्योंकि वह सोच करके ही आया था कि अरब सागर में अरब के जहाजों को किसी तरह से खदेड़ना है। यहाँ जो व्यवधान ये लोग उत्पन्न कर रहे हैं, इनको रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देना है। तो जब पेड्रो अल्ब्रेज यहाँ पे क्षेत्रीय शासकों से मिल रहा था, मुलाकात कर रहा था, अब यह बात जब अरब के व्यापारियों ने देखा तो उनके मन में एक तरह का क्रोध उत्पन्न हुआ, जलन उत्पन्न हुआ, और इस जलन का नतीजा ये हुआ कि अरब के जो व्यापारी थे वह उसके मार्ग में बाधा डालने लगे, और जिसका नतीजा ये निकला कि अरब सागर में पेड्रो अल्ब्रेज की नौसेना की भिड़ंत हो जाती है अरब के जहाज के साथ। और चूंकि अरब के जहाज पर सुरक्षा का उतना इंतजाम नहीं था, कोई हथियार वगैरह उतने नहीं थे, जबकि पेड्रो अल्ब्रेज के जो जहाज थे वह पूरे हथियार से भरे हुए थे। तो भिड़ंत जब हुई उसमें अरब के जहाज को इसने डुबो दिया, कई जहाजों को डुबो दिया, और 1-2 जहाज को इसने पकड़ करके और भारत के जो शासक थे उनको गिफ्ट दे दिया, उपहार। लीजिए, देखिए हमारी कितनी शक्ति है। उसने एक तरह से शक्ति का एहसास कराया भारत के क्षेत्रीय शासकों को। तो इतना करने के बाद पेड्रो अल्ब्रेज जो है वह सामान खरीदता है और वापस अपने देश पुर्तगाल चला जाता है। अब आइए, पिछले कक्षा में हमने बताया था कि अब देखिए अभी तक जो है कंपनी की स्थापना हो चुकी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वहां की सरकार भेज रही है व्यापारियों को। अब 1498 में आप लोगों ने जाना था कि एक कंपनी स्थापित की गई थी जिसका नाम है एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया। इस कंपनी के द्वारा अब जो है प्रशासक भारत में भेजा जाता है, और कंपनी का पहला वायसराय जो है भारत में आता है 1505 में। इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीदा, अल्मीदा। ये देखिए, अभी तक हमने देखा वास्को डी गामा हो या पेड्रो अल्ब्रेज हो, ये लोग व्यक्तिगत रूप से आए थे व्यापार करने के लिए, हालांकि वहां के शासकों नहीं भेजा था। लेकिन 1498 में जब कंपनी की स्थापना हो जाती है तो 1500, हाँ एक चीज और जान लीजिए, इसके पहले हम बता दें, 1500 में जब पेड्रो अल्ब्रेज आया तो वह 2 वर्ष तक रहा था, और जब वह चला जाता है तो सेकेंड बार वास्को डी गामा फिर भारत आता है। कब आया था? तो 1502 में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ये सेकेंड बार आता है। और इस बार इसको इसलिए भेजा गया था क्योंकि व्यापार का काम तो अब लगभग चल ही रहा था, तो वहां के पुर्तगाल के जो शासक थे उसने इससे कहा कि अब आप जाइए और वहां के राजा से, वहां के जो क्षेत्रीय शासक हैं उनसे आप विनती करें कि व्यापार का कार्य तो चल ही रहा है, अब हमें एक व्यापारिक केंद्र यानी कि फैक्ट्री स्थापित करने की स्वीकृति दे। और यह उसी उद्देश्य से आया, और यहाँ पर कोचीन में उसके द्वारा एक फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, प्रथम कोठी 1503 में कोचीन में। किसके द्वारा स्थापित की जाती है? वास्को डी गामा के द्वारा प्रथम कोठी।
देखिए, इस तरह इससे संबंधित प्रश्न आता है कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा सबसे पहले व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आप लिख सकते हैं कि कोचीन। कोचीन कहाँ है? तो केरल में। और किस वर्ष की गई थी? तो 1503 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा। उसके सेकेंड सेकेंड यात्रा के दौरान उसने कोचीन में कंपनी को स्थापित किया था। तो एक बहुत बड़ा काम वास्को डी गामा ने अपने दूसरे भ्रमण में किया। प्रथम कोठी की स्थापना हो गई। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि 1505 में कंपनी का प्रथम वायसराय आता है, जिसको आप गवर्नर कह सकते हैं। एस्टाडो द इंडिया का प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर क्या नाम है इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। इसे एक काम के लिए हम लोग जानते हैं। जब यह आता है तो इसका एक ही मुख्य उद्देश्य था। उसने एक नीति चलाई थी जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। हिंदी में कहा जाता है नीले जल की नीति। नीले जल की नीति। ये नीले जल की नीति क्या थी? देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने देखा और उसे पता भी था कि अरब सागर में पूरी तरह से पुर्तगालियों का वर्चस्व होना चाहिए, और यह इसी उद्देश्य को लेकर के आया था। और उसने पॉलिसी चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको नीले जल की नीति के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था? तो आप लिख सकते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने। यह कंपनी का प्रथम वायसराय था। ठीक है। तो ब्लू वाटर की पॉलिसी क्या थी कि वह अरब सागर में जो अरब के जहाज थे उनके प्रभुत्व को समाप्त करके पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। और उसने यह सोचा कि भारत से व्यापार का कार्य तो चल ही रहा है, तो अब इस इलाके को यदि कब्जा कर लिया जाएगा, हिंद महासागर के क्षेत्र को, तो लंबे समय तक व्यापार करने में हमें आसानी होगी और इधर किसी को हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। हमारा यहाँ जब कब्जा हो जाएगा तो हमारे अनुमति के बगैर किसी भी देश का जहाज यहाँ से गुजर नहीं पाएगा, तो हम लोग ही सिर्फ रह जाएंगे व्यापार करने के लिए। और इस काम में वह सफल हो जाता है। और 1500 उसने क्या किया? देखिए, जब अरब के व्यापारियों को लगने लगा, देखिए अरब के जो व्यापारी थे वह भारत के पूरे इलाके पर उनका व्यापार चलता था, लेकिन सबसे अधिक व्यापार यहाँ गुजरात के क्षेत्र से करते थे। उसके बाद यहाँ तुर्की का जो शासक था वह भी जो है भारत से व्यापार करता था। और इधर देखिए अफ्रीका में ये एरिया जो है ये मिस्र का इलाका है, मिस्र देश। यहाँ के शासक भी भारत से व्यापार किया करते थे। तो जब फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने अरब के जहाजों को खदेड़ना शुरू किया तो उन लोगों को लगने लगा कि यदि इसको सबक नहीं सिखाया गया अल्मीरा को, तो ये लोग हमें तो भारत से खदेड़ ही देंगे। तो इन तीनों को, कौन कौन? तुर्की और यहाँ गुजरात का जो शासक था और तुर्की का जो शासक था, मिस्र का जो शासक था, और तीनों जगह के व्यापारियों ने एक सेना बनाई, संयुक्त सेना। कहाँ कहाँ का? तुर्की प्लस गुजरात प्लस मिस्र, इन तीनों
शासकों ने, यहाँ तीनों शासकों ने जहाजों को हिंद महासागर पर संघर्ष करने के लिए अल्मीरा से भेज दिया कि अल्मीरा की जो नौसेना थी वह काफी मजबूत थी। ये तीनों जो है परास्त हो जाते हैं, इनकी हार होती है उस लड़ाई में। वह लड़ाई कहाँ होती है? तो हिंद महासागर में, जहाजों के बीच, यहीं पर, स्थल भाग में नहीं होता है, हिंद महासागर में होता है, अरब सागर में। और इसमें तुर्की, गुजरात और मिस्र के जो जहाज हैं वे हार जाते हैं। और हारने का नतीजा ये निकला कि पूरा एरिया जो है किसके कब्जे में आ गया? पुर्तगाल के कब्जे में आ गया। और एक समय में इसका नाम पुर्तगाल सागर हो गया था। क्या हो गया था? पुर्तगाल सागर। क्योंकि इस लड़ाई में जब ये तीनों लोग हार गए तो ये तीनों लोग अपने अपने क्षेत्र तक सीमित हो गए। अब ये पूरा इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। और ये किसका किया धरा था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, जो पुर्तगाल से एक ही लक्ष्य लेकर के चला था कि किसी अरब के व्यापारियों को, अरब के जहाज को वहां से हमेशा हमेशा के लिए अधेर देना है और अरब सागर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेना है। और इस काम में वह सफल हो जाता है। अरब के व्यापारी अपने क्षेत्र तक सीमित कर रह जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एस्टाडो द इंडिया जो कंपनी पुर्तगाल की थी, उसका प्रथम वायसराय जो है वह 1505 में आता है और ब्लू वाटर पॉलिसी चला करके इधर पूरे अरब सागर पर उसका कब्जा हो जाता है। और इस काम को पूरा करने के बाद 1509 में वह वापस अपने देश चला जाता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए कुछ और वायसराय, गवर्नर जो आए हैं पुर्तगाल के, वे सब इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लिया और इसी काम के लिए वह आया था, जिसको पूरा करने के बाद 1509 में वह अपने देश पुर्तगाल लौट जाता है। अब आइए एक महत्वपूर्ण वायसराय है जो एस्टाडो द इंडिया का था, ये सेकेंड वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे परीक्षाओं में इससे प्रश्न आता है और इसका नाम था अल्फांसो। देखिए, पुर्तगालियों के नाम थोड़ा दूसरे टाइप के होते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये सेकेंड, द्वितीय गवर्नर था। 1509 में आता है, ये दूसरा गवर्नर था पुर्तगाली कंपनी का। और इसे जो है पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के समय में पुर्तगालियों का भारत में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। सबसे अधिक विस्तार जो है इसने ही किया था। इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या किया था इसने। ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे। चूंकि हिंद महासागर पर तो कब्जा हो गया है, अब ध्यान देने की जरूरत कहाँ है? भारत के स्थलीय भाग में। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया, गोवा को जीता।
देखिए गोवा यहाँ है, ये जो है गोवा एक छोटा सा राज्य है। सबसे पहले पुर्तगालियों का कब्जा इसी पर हुआ और करने वाला व्यक्ति कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो पुर्तगाली कंपनी का दूसरा वायसराय था। और गोवा उस समय किसके कब्जे में था, किससे छीना था? तो गोवा जो है यहाँ पर देखिए बीजापुर का ये इलाका है। बीजापुर का जो शासक था, बीजापुर के शासक जिसका नाम था यूसुफ अली आदिल शाह, इसके कब्जे में गोवा था, जिसे 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीत लिया। और जीतने के बाद उसने क्या किया कि उसने वहां पर कॉलोनी बसाई। कॉलोनी का मतलब कि पुर्तगाली लोगों की कॉलोनी। और भी इसके प्रमुख काम है, उसको ध्यान से हम लोग देख लें। तो गोवा को इसने जीत लिया। गोवा को जीतने के बाद कुछ और काम इसने क्या किया, प्रमुख किए। दूसरा इसका जो काम था वह था वैवाहिक नीति। वैवाहिक नीति, उसके द्वारा एक वैवाहिक नीति चलाई गई। यह वैवाहिक नीति क्या थी? तो देखिए अल्बुकर्क जो था वह चाहता था कि भारत में से न सिर्फ हम लोग व्यापार करें बल्कि पुर्तगाली लोगों की आबादी भी बढ़ाएं, क्योंकि हमारी आबादी अधिक होगी तो हम आसानी से जो है यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। हमें रोकने वाला भी अगर कोई मिला तो हम इन लोगों के बल पर उनको हरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। और चूंकि पुर्तगाल जो है वह छोटा देश है, यहाँ से लोगों को ला करके भारत में बसाया नहीं जा सकता था, क्योंकि यह तो अपने छोटा देश है, यहाँ की आबादी बहुत कम है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना पुर्तगाल के लोग भारत की स्त्रियों से शादी करें। यहाँ शादी करने से उसने बताया कि दो फायदे होंगे। एक तो जो बाल बच्चे होंगे वह सब पुर्तगाली हो जाएंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी। और दूसरा उसने सोचा कि यहाँ की स्त्रियों से यदि शादी करेंगे पुर्तगाल के व्यापारी या मर्द, तो हम लोग जो है सब रिश्तेदार हो जाएंगे। तो हम जो भी काम करेंगे तो रिश्तेदार होने के नाते ये हम लोगों का विरोध नहीं करेंगे, है ना। इसने ये इसी को कहते हैं वैवाहिक नीति। इसने पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के लिए यह नीति को चलाया था। और उसने देखो उसने क्या कहा कि भारत में सभी स्त्रियां आपसे शादी नहीं कर सकती हैं। कौन करेंगी? तो उन दिनों आप लोगों को पता होगा कि अपने यहाँ सती प्रथा जोरों पर था ना। किसी औरत की अगर किसी औरत का अगर पति मर जाता था तो या तो वह औरत सती हो जाती थी या फिर विधवा रह करके ही पूरा जीवन गुजारा करती थी। तो एक तरह से सती प्रथा का इसने अंत भी किया था। भले ही फायदा इसका अपना था, मगर इसका यह नीति जो इसने लागू किया उससे क्या हुआ, उसने क्या बोला कि पुर्तगाल के व्यापारियों से कहा कि भारत में जो विधवा स्त्री है वह जल्दी जो है आपसे शादी कर लेगी, क्योंकि भारत में से दूसरा कोई अब शादी नहीं करेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा विधवा स्त्रियों के साथ शादी करेंगे, वह जल्दी तैयार हो जाएंगे। और एक तरह से सती प्रथा का अंत भी उसके द्वारा होने लगा। तो एक इसकी यह नीति काम कर गई। वहां के पुर्तगाल के जो व्यापारी थे उन लोगों ने यहाँ के स्त्रियों से शादी करना शुरू किया और उनकी कई कॉलोनियां बस गई गोवा में, इधर कुन्नौर में, इधर दीव में, दमन में, हुगली में, कई जगह पुर्तगालियों की एक अच्छी खासी संख्या जो है बढ़ गई, इनकी तादाद बढ़ गई उसके इस नीति के कारण। और क्या क्या इसने कार्य किया था? तो देखिए भारत में पहले हम लोगों ने पढ़ा कि गोवा को तो इसने जीत ही लिया था। इसने भारत में कई जगह
नई नई फैक्ट्रियों की स्थापना की। हाँ, इसके पहले आप लोग जान लें, 1511 में अल्बुकर्क ने क्या किया कि इधर देखिए इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया और ये मलाया प्रायद्वीप है, यहाँ पर एक जल संधि है, ध्यान देगा। इस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। इस पर कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? अल्बुकर्क ने। 1511 में मलक्का पर कब्जा, मलक्का पर कब्जा, क्योंकि हिंद महासागर तो पहले ही कब्जे में आ गया था। देखिए यह भी एक व्यापारिक रास्ता है, आज भी है, तो हिंद महासागर तो कब्जा में आ ही गया था, इस रास्ते पर भी इसने कब्जा कर लिया। 1515 में हरमुज पर अधिकार, हरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज कहाँ है? तो देखिए ये फारस की खाड़ी है ना। फारस की खाड़ी में भी एक जल संधि है जिसका नाम है हरमुज। इस रास्ते पर भी इसने कब्जा कर लिया। मतलब देखिए पूरा हिंद महासागर, हरमुज और मलक्का, मतलब पूरा समुद्री एरिया जो है इसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ठीक है ना। और इसने क्या काम किया, इसको मिटा देते हैं। कोचीन में व्यापारिक कोठी तो स्थापित वास्को डी गामा नहीं कर दिया था, और मुख्य व्यापारिक केंद्र भी वह बन गया था। फिर गोवा में, दीव में, दमन में, इधर हुगली में, कुन्नौर में, कुन्नौर यही है केरल में, कुन्नौर, कुन्नौर, इधर मद्रास में, सालसेट द्वीप, सब जगह कोठियां स्थापित हुई और ये सब इनके कब्जे में आ गए थे। तो एक तरह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, इसीलिए इसको पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने पुर्तगाली सत्ता को पूरे भारत में विस्तारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब आइए कुछ और गवर्नर के बारे में हम लोग जान लें। एक और वायसराय आया था, एक और गवर्नर पुर्तगाली कंपनी का, जिसका नाम था निन्नो डी कुन्हा, निन्नो डी कुन्हा। इसने भी कुछ अच्छे कार्य किए थे, जैसे इसने आते ही 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बना दी। पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में गोवा को स्थापित कर दिया। और गोवा को कब्जे में लेने वाला व्यक्ति कौन था? कौन वायसराय था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब? 1510 में। उसने सिर्फ कब्जा किया था, जीता था, कॉलोनी बसाई थी, मगर मुख्य रूप से 1530 में गोवा को राजधानी या प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने वाला जो गवर्नर था उसका नाम है निन्नो डी कुन्हा। पहले कोचीन मेन व्यापारिक केंद्र था, तो इसने कोचीन से हटा करके गोवा को मेन राजधानी बनाया, मेन व्यापारिक केंद्र बना दिया। और इसने क्या क्या किया कि 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव इधर पड़ता है, देखो इस एरिया में, दीव पर
अधिकार कर लिया। अब इस तरह से पुर्तगालियों की जो सत्ता है भारत में धीरे धीरे और मजबूत होने लगी। न सिर्फ ये व्यापार ही करने लगे बल्कि अलग अलग क्षेत्रों को ये लोग जीतने लगे, जिसकी शुरुआत गोवा से हुई थी। गोवा से पहली बार उन्होंने जीत प्रारंभ किया था स्थलीय भागों में, और धीरे धीरे करके कई क्षेत्रों को वे लोग कब्जा में लेने लगे। इसी कड़ी में 1559 में दमन पर भी इनका अधिकार हो गया। ये निनो डी क्यूना ने नहीं किया था, दूसरे गवर्नर ने। दमन पर अधिकार। एक और गवर्नर के उसके बाद जो है एक और गवर्नर के बारे में हम लोग जान लें, क्योंकि वह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम था अल्फांसो डिसूजा। इसके समय में क्या हुआ था कि एक ईसाई धर्म गुरु थे जिनका नाम था सेंट जेवियर। ये पहली बार भारत में आए थे। कौन थे ये? ईसाई धर्म गुरु। ये भारत आए थे। भारत क्यों आए थे? तो भारत आने का इनका उद्देश्य था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए। और देखिए एक चीज और बताना भूल गए कि पुर्तगाली कंपनी जो भारत आई थी तो वह मुख्यतः 3 उद्देश्यों को लेकर के आई थी। क्या क्या उद्देश्य थे उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। 3 उद्देश्य किसका? पुर्तगाली कंपनी का। ध्यान से सब लोग देखें, हाला नहीं। क्या क्या उद्देश्य था? तो एक उद्देश्य था इनका, पहला उद्देश्य तो व्यापार करना था ही। दूसरा उद्देश्य था धार्मिक। क्या था उद्देश्य? ये अपने धर्म का, मतलब ईसाई धर्म के ये थे, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे कि अधिक से अधिक ईसाइयों की संख्या भारत में बढ़ाई जाए। और तीसरा उद्देश्य इनका था राजनीतिक में हमने देखा कि हिंद महासागर पर कब्जा, ये राजनीतिक उद्देश्य न हुआ, हिंद महासागर पर कब्जा। और धीरे धीरे हमने देखा कि हिंद महासागर के पास बाद जो है भारत के कुछ क्षेत्रों पर ये लोग अधिकार करते चले गए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली कंपनियों ने किस तरह से भारत में अपना विस्तार किया, और वास्को डी गामा ने जो 1498 में भारत से समुद्र के रास्ते जो व्यापारिक मार्ग बनाया वह पूरी तरह से स्थापित हो गया। और 1595 तक ये एक छत्र भारत से व्यापार करते रहे। यूरोप का कोई और देश व्यापार के लिए भारत नहीं आया, एक छत्र इनका राज था। अरब के जो वासी थे शुरू में इन लोगों ने इनका प्रतिरोध किया था, मगर हमने देखा कि इन्होंने आते ही पहला जो है उद्देश्य बनाया था कि हिंद महासागर पर कब्जा किया जाए और अरब के व्यापारियों को, अरब के जहाजों को उनके क्षेत्र में खदेड़ दिया जाए, और इस काम में वे सफल भी हो जाते हैं। तो एक और चीज जान लें, जब हिंद महासागर पर इनका कब्जा हुआ तो बाद में इन्होंने एक परमिट व्यवस्था यहाँ पर लागू की थी। परमिट व्यवस्था कहाँ लागू किया था? परमिट व्यवस्था का नाम था कार्टेज। कई सारे परीक्षा में पूछा गया है, कार्टेज व्यवस्था।
ये हिंद महासागर में दिया करते थे। दूसरे देश के जो व्यापारी थे, उन जब कोई दूसरे देश का व्यापारी काटेज ले लेता था, काटेज माने व्यापार के लिए आने जाने का परमिट लेना, उसके बदले में ये लोग उनसे पैसा वसूलते थे, टैक्स, तब आने जाने देते थे। अगर कोई बिना काटेज लिए, बिना परमिशन लिए अगर हिंद महासागर से गुजरता था तो कुछ डाकू उनके जहाज को लूट लेते थे और दूसरा कोई नहीं लूटवाता था। ये इन्हीं के लोग होते थे, इन्हीं के लोग रहते थे हिंद महासागर में चारों तरफ फैले हुए। और जो लोग काटे दिखा देते थे उनको ये लोग नहीं लूटते थे, और जो लोग नहीं दिखाते थे उनका पूरा जहाज, उनका पूरा सामान जो है लूट लेते थे। तो एक तरह का डर फैला करके रखा था। तो सारे लोग, जो भी व्यापारी उस रास्ते, हिंद महासागर के रास्ते या इधर आपका मलक्का, हरमुज, इन सब रास्तों से गुजरते थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी से परमिशन लेना पड़ता था, काटेज लेना पड़ता था। यहाँ तक कि देखिए, सुनो, यहाँ तक कि जो मुगल सम्राट अकबर था वह भी काटेज लेता था व्यापार करने के लिए, लेकिन उससे ये लोग पैसा नहीं लेते थे, उनको फ्री में काटेज देते थे। लेकिन काटेज इसलिए देते थे ताकि सबको ये दिखाना चाहते थे कि देखिए भारत का जो बादशाह है उसको भी हमसे काटेज लेना पड़ता है हिंद महासागर में, क्योंकि काटेज लेने का मतलब है कि हिंद महासागर में आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम पर रहेगी। अगर आपने काटेज नहीं लिया तो आपका सामान कौन लूट लेगा, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं रहेगी। तो ये व्यवस्था इन्होंने लागू किया था हिंद महासागर में। अब एक थोड़ा सा और, हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वास्को डी गामा जो है 2 बार भारत आया। 1498 में उसने खोज किया कालीकट पहुंच करके। दूसरी बार हमने देखा 1502 में आया और 1503 में प्रथम कोठी की स्थापना कोचीन में किया। तीसरी बार भी आया था, तीसरी और अंतिम बार 1524 में आया था। कौन? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया, तीसरी बार। यह 3 साल तक रहा। सुनो, 1527 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती, कोचीन में मृत्यु। देखिए, जिस भारत के रास्ते का खोज इसने किया था और जहां पर प्रथम कोठी इसने स्थापित किया था, उसी कोचीन में इसकी मौत हो जाती है और इसकी लाश को कोचीन में ही दफनाया गया है। उसकी लाश वापस पुर्तगाल नहीं ले जाया जाता है, कोचीन में ही दफना दिया गया है। 1527 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए, थोड़ा सा आप लोग पिछले क्लास का जो है कुछ याद करें आप लोग। 1527 का क्या मतलब है? 1526 में आपने पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध जिसको बाबर ने जीत लिया था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। मतलब अब भारत में मुगल वंश की सत्ता जो है स्थापित होने जा रही थी। यह उस समय की बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पुर्तगालियों ने किस तरह से भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया, कुछ अच्छे कार्य भी किए, उसके बारे में हम लोग जान ले थोड़ा सा। देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस, पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। कहाँ पे? तो गोवा में। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने वाला कौन था? पुर्तगाली लोग थे 1556 में। एक भवन निर्माण की शैली
इनके द्वारा लाई गई थी, जिसको गोथिक शैली के नाम से जाना जाता है। गोथिक शैली। प्रश्न ये भी आता है कि गोथिक शैली को भारत में लाने वाले कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली लोग थे। कुछ खाने पीने की वस्तुएं, फसलें भारत में लाने वाले पुर्तगाली लोग थे। कौन कौन? तो देखिए, तंबाकू, गन्ना, पपीता, आलू। आलू जो हम लोग खाते हैं, ये भारत में पहले नहीं था, इसको लाने वाले ये पुर्तगाली लोग हैं। आलू, लाल मिर्च, जो लाल मिर्चा हम लोग खाते हैं, ये भी लाए थे। ये सारा चीज ये पुर्तगाल से नहीं लाए थे। ऐसा नहीं है कि ये सब पुर्तगाल से लेकर के आए थे। पुर्तगालियों का भारत के अलावा इधर इंडोनेशिया में भी कब्जा था। इधर तो कुछ यहाँ से भी लाए, कुछ अन्य इलाकों से भी लाए, और भारत में ये सब पहली बार लाने वाले पुर्तगाली लोग थे, जो आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है। लाल मिर्च, आलू, तंबाकू, पपीता, गन्ना, ये सब जो है हम लोग उपयोग में लाते हैं, इसकी खेती करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे पुर्तगालियों ने व्यापार मार्ग का खोज किया और अपने सत्ता का विस्तार किया, और 1595 तक जो है ये लोग निर्बाध रूप से व्यापार करने लगे। बाद में धीरे धीरे करके इनकी शक्ति कमजोर होने लगी। ये आगे के कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे डच कंपनी के आगमन के बारे में। तब तक के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छा से देखें, समझ में ना आए तो आगे पीछे करके आप इसको देखा करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।